ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है द डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली द डाइलेक्ट्रिक, उसको बोलने के लिए हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स, बट डाइलेक्ट्रिक इज द मेन टॉपिक। व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है, और फिर अगर हम उसको कैपेसिटर में डाल दें तो क्या होता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। चलो जी, तो स्टार्टिंग करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, डाइलेक्ट्रिक की स्टार्टिंग होती है हमारे कैपेसिटेंस चैप्टर में, ठीक है ना। इससे पहले डाइलेक्ट्रिक शब्द नहीं आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। वी विल नेवर कॉल इट डाइलेक्ट्रिक, बट व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक देन? Faraday was the person, and Faraday found that when insulators like कोई पेपर हो, पेपर और like glass etc are inserted inside। अच्छा, यहाँ पे पेपर ग्लास के साथ वाटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। वाटर इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल। खैर, एवरी इंसुलेटर इज अ गुड एग्जाम्पल, तो मैं वाटर को यहाँ पे हटा रहा हूँ। एयर इज ऑल्सो a dielectric, ठीक है। तो Faraday found that when insulators like papers, glass, water etc are inserted inside a capacitor, the capacity increases। the capacity increases। तो यहां से इन्होंने डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट किया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हमारे पास बन जाती है दैट डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस। जल्दी रख घंटी वो आजूगी तो बात इथे रखो बस। Dielectric is a substance which does not allow flow of charges। पहली बात, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉट अलाउड, सो इट इज एन इंसुलेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसुलेटर ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो दे आर इंसुलेटर्स थ्रू इट, बट permits the electric field through them। इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के लिए ये हो जाता है, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियल एन इंसुलेटर, ठीक है, विच कैन बी पोलराइज्ड। तो वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। चलो जी, तो ये तो आपके पास हो गई फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस कि डाइलेक्ट्रिक है क्या। और डाइलेक्ट्रिक के यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वाटर एंड एयर, ठीक है। जो पेपर और ग्लास हैं वो तो चलो है ही है, तो यू कैन इंसर्ट लाइक एनीथिंग देयर, ठीक है ना। इन द कैपेसिटर आप किसी चीज को डाल दो, वो एक वो बन जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास हो। और दूसरी चीज है, चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो हम बाद में देखते हैं। चलो, ये चीज हो गया आपके पास। नाउ टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, एंड द सेकंड वन इज ऑब्वियसली नॉन पोलर। ठीक है, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अब हमें पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक भाई एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, जिसके कारण वो हम बड़े बार कैपेसिटर्स में और इन सब चीजों में यूज कर लेते हैं। दैट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, पोलर एंड दी नॉन पोलर। सुनाओ व्हाट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। उनके एग्जांपल्स भी होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पोलर डाइलेक्ट्रिक,
molecules in which the center of mass of positive charge does not coincide the center of mass of, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में फर्क है, जैसे कि HCl, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसके। HCl, H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, जैसे कि H2O, H2O का भी ट्रायंगुलर लेटिस होता है ना वो। तो these are essentially liquids which are insulators, that's it। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रोक सकता है, वो तो इनमें से पास हो ही गई ना, स्पेस में से। अब आ जाते हैं, अच्छा पोलर जो होता है मेरे पास, उनमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो भी यहीं पे देख लेते हैं। तो पोलर को आप इस तरह से बना सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो पोलर आपके पास बन गया, इसमें एक जगह पे पॉजिटिव, एक जगह पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिलहाल हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, सो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड जाएंगे ये। तो इनमें कोई पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया। और जब हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तब हमारे पास क्या होगा, तब ये सारे के सारे ओवरऑल एक ही जगह पर एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, ऐसे। और इसमें बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये अलाइन हो चुका है, ठीक है। एक आधा होगा जो उल्टा सीधा भी हो सकता है, बाकी सब ऐसे। तो इनकी एक अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और ये सारे के सारे हमारे पास अलाइन हो गए। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि E एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर मेरे पास आएगा E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक, ओके। अब इसके बाद हम बनाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, अब उसका जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास डज नॉट कोइंसाइड, इसमें हमारे पास यहाँ पर कोइंसाइड होना चाहिए। व्हाट हैपेंड, वेट अ मिनट, वो अपने आप ही स्विच ऑफ हो गया। ओके, तो पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, molecules in which बट एक बात आपने इसमें अभी भी याद रखनी है, वो कोइंसाइड तो कर रहा है, बट द डाइपोल इज स्टिल मेंटेन्ड, या चार्ज इज स्टिल मेंटेन्ड। But the charges are still maintained.
मतलब हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर ही बैठ गया और उसकी सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज थी, इलेक्ट्रिक पावर थी, वो खत्म हो गई और वो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, वहीं पे ही पॉजिटिव और नेगेटिव है। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, जैसे कि गैसेस आप ले सकते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ न्यूट्रल, मतलब इक्वल पावर वाले हो गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके ओवर साइड हो गए, कोइंसाइड हो गए, लेकिन अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ओके, तो अब इनमें क्या सिस्टम हमारे पास आता है? तो इसमें तो जैसे मेरे पास ये वाला सिस्टम था कि सारे के सारे पहले से ही एक डाइपोल क्रिएटेड था। डाइपोल एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट इसमें डाइपोल क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास किस तरह के मॉलिक्यूल्स आएंगे? यहाँ पर सारे के सारे सर्कुलर शेप में मेरे पास आने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ये सब चीजें आएंगी ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे मेरे पास ये बन गया, तो अब है तो सर्कल में, तो सर्कल में होने का मतलब है कि इसके डाइपोल नहीं बने हुए, लेकिन इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सरवाइव कर रहे हैं, बट है ये ओवरलैपिंग। ठीक है, उल्टे सीधे भी बना देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सुनाओ व्हाट विल हैपन? ये अपने आप में डाइपोल की वेरिएशन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से डाइपोल क्रिएट हो जाएगा इनका। ऐसे डाइपोल क्रिएट हो गए, ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, और ये सारे के सारे अलाइन भी हो गए, एक आधा ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो ये अलाइन भी हो गए। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और एक में नहीं। टू जीरो। बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज और होती है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं ऐसी बहुत सारी इमेजेस बनाऊं, मुझे एक और इमेज बनानी पड़ेगी, या चलो मैं फिर वो बाद में बनाता हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो जी, यहाँ तक हो गया। तो अब ये तो हो गया मेरे पास डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो अब है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको। पोलराइजेशन एट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब देखो, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक इस तरह से पड़ा है, ठीक है, एंड इसमें मैं कुछ मॉलिक्यूल बना लेता हूं, ये वाला। वेट ए मिनट, ये मैंने बना दिया मेरा एक डाइलेक्ट्रिक, और उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये जो इसके पोल्स थे वो सारे के सारे इस तरह से यहाँ पर अलाइन हो गए, ये इस तरह से यहाँ पर अलाइन हो गए। सो लेट अस से कि नाउ देयर वाज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज अप्लाइड टू इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था जो मैंने अप्लाई किया था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आइडियल कंडीशन बना रहा हूं बेटा। तो अब इसमें क्या देखा जा सकता है कि अगर मैं इतने इतने रीजन को देखूं,
इतने इतने रीजन को देखूं तो ये न्यूट्रल है। देखो बेटा ध्यान से, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव लग गए तो ये तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन इफेक्टिवली यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहां पर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो दिस विल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव यहां पर इंड्यूस होता है। ये मेरे डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितना आएगा। अब इसके कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा विच विल बी विद इन दी डाइलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और इसको मैं बोलूंगा ईपी। ईपी ईपी इज द इफेक्टिव electric field because of the polarization. Now this is what polarization has already now taken place. तो मेरे पास अब मैं क्या कहूंगा कि भाई जब भी ऐसा होगा तो मेरे पास यहाँ पर अलग से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर अलग से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यू कैन से कि इफेक्टिवली ये वाला जो मेरा डाइपोल ये है जो पॉजिटिव हो गया और ये जो है वो मेरे पास नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बच्चे बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले आ गया पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को हम कहेंगे P वेक्टर इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, डेवलप्ड इन कि टोटल डाइपोल मोमेंट कितना यहां पर आया। ठीक है, तो लेट अस से ये जो इंडक्शन हो जाती है Q डैश टाइप इंडक्शन है, ये Q डैश है, ये आपके पास इंडक्शन हो जाती है यहाँ पे। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सो अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस विल बी जो मैंने ई नॉट अप्लाई किया माइनस ई पी। ये बात सही है बेटा? यस सर। ठीक है, दिस इज नेट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका यहाँ पर रिड्यूस तो होगा ही, क्योंकि आपने पोलराइजेशन कर दिया, इसको अपने माइनस करवा दिया। लेकिन अब ये होगा क्या? तो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर अब मैं करता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of electric field in medium to the electric field in space। तो ये मैं अभी आपको जब मैंने पुराने वाले शीट चेक करवाई थी तो उसमें ये वाला फार्मूला पढ़ा था बेटा, फोर्स के लिए पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर दिया, बात एक ही है, फोर्स F = Q × E। तो ये हो गया। तो इनसाइड द मीडियम मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E0 माइनस EP डिवाइडेड बाय E0। उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। ठीक है, और यहां से दूसरा कंक्लूजन जो हम निकालेंगे वो ये है ऑल्सो, जो मेरे पास ये जो ER आ गया, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, यहां से मैं फाइंड करूंगा कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, दैट विल बी गिवन बाय दिस एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर। और इसको मैं और आगे ले जाता हूं। चलो बेटा अभी कंफ्यूज नहीं होना, आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट
divided by this can be written as sigma by epsilon, sigma p by epsilon naught। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। तो अगर यहाँ पर ये क्यू डैश चार्ज आया और ये वाला ई नॉट जो है वो क्यू चार्ज के कारण आया, ठीक है ना। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद शायद यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर ये आपको जो अपने रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला कैसे लिखा है? रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला बेटा, दिस इज हाउ वी डिफाइंड इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेटिव परमिटिविटी की ऐसे डेफिनेशन की गई कि ई नॉट डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से उठाया मैंने, ठीक है। और सर आपने फॉर्मूला गलत नहीं लिखा, ई एम बाई ई नॉट नहीं आना चाहिए? नहीं बेटा, ये ऐसे ही आता है, ये मीडियम दिस बाय दिस होता है। बेसिकली ये चीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो जो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज दिस। ये बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना, ये सही है। आपकी बात मैं मानता हूं कि ये उल्टा आना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, वो ये चीज है, एफ साइलन आर इज इक्वल टू एफ साइलन मीडियम डिवाइडेड बाय एफ साइलन नॉट। ये है बेसिकली, दिस इज द राइट थिंग, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इसको फोर्स के रूप में देखूंगा तो 1/4 पाई एफ साइलन नॉट होता है ना, तब ये उल्टा हो जाता है। तो दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ओ डिवाइडेड बाय बी। बेटा जी ये बात क्लियर होगी अब आपको? हाँ भाई चारू, डन। व्हाट हैपेंड? ओके चलो, तो इसके बाद देखते हैं हम। तो अब यहां पर मेरे पास आ गया, अब इसका मैं दूसरा फॉर्मूला अब ड्राइव करने वाला हूं। यहां पे सिग्मा को लिखूंगा मैं क्यू बाय ए, हाँ जी बेटा जी समझ में आ गया व्हाट आई हैव डन। देखो इसको, तो अभी तक जो हमें पता था, तो हम कहेंगे कि इन दिस एक्सप्रेशन एप्सिलॉन आर is known as specific induction capacity SIC। तो जो एप्सिलॉन आर है इसको हमने यहाँ पर एक नया नाम दिया हुआ है SIC। हाँ भाई बेटा, तो अब देखो मैं दोबारा से बताता हूँ हमने क्या किया। पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो चलो इसको हम और इलेबोरेट करने के लिए वी कैन से कि यहाँ पर जो ये वाली रॉड है ये कैपेसिटर की तरह बनेगा ना, तभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, और दूसरी तरफ भी है,
मान लो दूसरी तरफ भी है। तो अब आप देखो, अब यहाँ पर मैं जब यहाँ पर क्यू चार्ज लेकर आया तो इसके अंदर में इंडक्शन हुआ। इंडक्शन होना ही पोलराइजेशन है, इंडक्शन होना ही पोलराइजेशन है। और ये मेरे पास पोलराइजेशन बन गया, और यहां से हमने फाइंड कर लिया इंडक्शन का फार्मूला। तो यहां से हमें एक बात और क्लियर हो गई कि जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट आर था, एप्सिलॉन आर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहा करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, उसको आप SIC के नाम से भी जान सकते हो। ये बन गया आपके पास SIC। बच्चा जी बात क्लियर हो गई? यस नो बोलो बेटा। यस सर। यस सर। और चारू का मुझे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो रहा है अगेन एंड अगेन। चलो कोई बात नहीं। चारू आर यू लिसनिंग नाउ? यस सर। चलो बेटा ये चीज समझ में आ गया ऊपर वाला, है ना? सर मैंने देखा ही नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा है। एक बार ना आप दोबारा चेक करना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मुझे बता देना, ठीक है? चलो, तो इसके बाद आ जाते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने कैसे किया? तो यहाँ पर हमने बताया कि फैराडे ने सबसे पहले फाइंड किया था ये, और फैराडे ने इनकी क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने बोला कि भाई उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि इट is the ratio of the capacitance with dielectric to the original capacitance। तो इन्होंने के की एक डायरेक्ट सी डेफिनेशन दी, और उन्होंने बोला कि भाई के मेरे हिसाब से इट इज सी डिवाइडेड बाय सी नॉट। सी नॉट इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस एंड सी इज द कैपेसिटेंस जब हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है? लेकिन अभी भी इनको ये आइडिया नहीं है कि ये बेसिकली परमिटिविटी के बारे में ही बात हो रही है या किसके बारे में बात हो रही है। लेटर ऑन दे फाउंड दैट ऑल दीस थिंग्स दे आर द सेम, ठीक है ना? तो इसलिए ये तीनों की तीनों अलग अलग चीजें आती हैं और बाद में ये मर्ज कर जाती हैं। तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की जो वैल्यू बन गई वो आपके पास बन जाती है ये वाली, ठीक है ना? तो आप यहाँ से जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैं अगर एग्जांपल ले लूं तो ये आएगा F∅0A/T डिवाइडेड बाय, जो मेरे पास नया आया तो उसमें मैं मीडियम पुट करूंगा कि मीडियम का जो भी आपका है डिवाइडेड बाय डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए। तो जो चीजें यहाँ से डिवाइड हो रही हैं A/D आपका डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास बन गया F∅0/S∞M, ठीक है? सॉरी मैंने यहाँ पर गलती की, ऊपर मीडियम डालना था, नीचे मुझे दूसरा डालना था, इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पर बनेगा मीडियम, यहाँ पर F∅0। From here we jump to this conclusion that the dielectric constant is defined as this, and we know that this is actually equal to relative permittivity। ठीक है? तो अब यहां से मुझे पूरी 100% बात क्लियर हो गई कि भाई मैंने पहले देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, फिर मैंने देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन कैसे होती है, फिर देखा कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसको हमने लिखा EP। तो हमारे पास एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जिसको हमने बोला E0 माइनस EP। ये हमारे पास नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है? इसकी मदद से जब मैं आगे गया तो मैंने सबसे पहले SIC वाला फॉर्मूला फाइंड कर दिया, उसके बाद मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लिया, एंड नाउ so I jump to this conclusion that
relative permittivity is equal to the dielectric and is equal to the SIC. These all are actually the same things. ठीक है. Also जो मेरा अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो अब ये मेरे पास आ रहा है ई नॉट मैंने अप्लाई किया था और ईपी जो है वो पोलराइजेशन हो गया ईपी. तो ईपी इनको मैं अगर दूसरे उसकी टर्म्स में लिखूंगा तो लिख सकता हूँ सिग्मा बाई एफ साइन नॉट माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा पी बाई एफ साइन नॉट. दैट्स अ सेपरेट केस. अब इसमें मैं क्यू की वैल्यूज पुट कर देता हूँ. तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू बाई एफ साइन नॉट ए माइनस यहाँ पे आएगा क्यू डैश बाई एफ साइन नॉट ए. एनीवेज तो ये सब चीजें मैं ऐसे कर सकता हूँ, बट हमें ये सब चीजें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर ही कुछ चीज करने की कोशिश करूंगा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एफ साइन नॉट आर की डेफिनेशन है उसको यूज करूंगा. ठीक है. तो दिस कैन बी रिटन एज एफ साइन नॉट बाई. ठीक. अब देखो आप, वी नो दैट सॉरी जो परमिटिविटी है उसको देख लेते हैं. तो परमिटिविटी विल बी डिफाइंड बाय दिस. तो यहां से मैंने क्या किया, मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट फाइंड कर लिया और इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया. ठीक है. इसको तो आप यहीं पे क्लोज कर दो, वी आर नॉट कंटिन्यूइंग दिस. तो ये इसको लिखो आप 1, इसको लिखो 2, हेंस E naught minus EP can be written as E naught by K, that is dielectric. तो अब ये एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है जिसके अंदर E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैंने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, K पे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 होता है, या फिर आप रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो 80 होती है, 80 या 81. तो अगर आपके पास एक प्लेट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर मैंने उस कैपेसिटर को पानी के अंदर डिप कर दिया तो कितना बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा. इज इट ओके बेटा? यस सर. लो जी. तो अब हमारे पास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपके सामने हैं. ठीक है. एक बार मैं आपको अभी रिवाइज करवा देता हूं बिकॉज इसके बाद तो हमें ज्यादा नहीं करना और टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट ओवर है. देखो डाइलेक्ट्रिक में सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक. फैराडे ने डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन किया कि भाई डाइलेक्ट्रिक ऐसी चीज है, अगर मैं कैपेसिटर सी है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कागज डाल दूं तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है. लेकिन ये कैपेसिटेंस कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इट विल बी सीन लेटर. हमने फिर देखा कि टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो आपके सामने है. इनमें क्या होता है, पहले से ही हमारे पास एक डाइपोल यहाँ पर पहले से ही बना होता है. ये डाइपोल्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं. इनको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये सारे के सारे उनकी शेप थोड़ा सा मूव कर जाते हैं और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी कर देते हैं. तो ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन हो गया इसका. ठीक है ना, दिस इज पोलराइजेशन. उसके बाद जब हमने नॉन पोलर की देखा तो हमें नॉन पोलर ऐसे बनेंगे और फिर ये अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ पोल्स क्रिएट हो गए. तो ये भी हो गया. अब ये तो मैंने वैसे आपको बनाकर समझाया, तो अब हम समझेंगे इसको अच्छे से. अब क्या हो गया, मेरे पास लाइक 2 प्लेट्स हैं, चाहे ना भी हो तो भी ये बात फॉलो करती है, बट वी विल इमेजिन के 2 प्लेट्स हैं और मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रखा. अगर ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो यहाँ पर इंडक्शन कितनी होगी, तो आपने बोला कि सर इंडक्शन होगी क्यू डैश. लेकिन अब ये जो इंडक्शन हुई ये कितनी हुई, हम ये फाइंड करना चाहते हैं. क्या हमें ये पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है. हमने बोला कि ये वाली इंडक्शन होगी, उसके कारण इसके अंदर एक काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड आया जिसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई नॉट के अगेंस्ट हो गया. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के बाहर अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो वो ई नॉट है. लेकिन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, दैट इज ई नॉट माइनस ईपी. तो ये मेरे पास बन गया ई नॉट माइनस ईपी. ठीक है. अब इसके आगे चलते हैं. सर हमने ये ई नॉट खुद दिया. यस, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अस. क्योंकि अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर पोलराइजेशन कैसे होगा, है ना. दिस इज अप्लाइड.
अब देखते हैं, अब मेरे पास ई नेट बन गया ये। अब इसको मैं जब आगे देखूंगा तो देखते हैं, मैं सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी से यहाँ पर स्टार्ट होता हूँ। तो यहाँ से आप यूं कह सकते हो कि रिलेशन फाइंड करना शुरू कर दिया, रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी SiC एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आ गया मेरे पास ER की ये डेफिनेशन दी हुई है, इसको मैंने बोल दिया एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। ठीक है, तो वो डेफिनेशन मैंने यहाँ रख दी। और ये आपका बिल्कुल डाउट सही है कि वे ई नॉट बाई ई एम क्यों है, ये ई एम बाई ई नॉट होना चाहिए था। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड लाइक दिस। उसके बाद जब हम इसकी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसमें 1/4πε0 आने के कारण वो चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, और रेसिप्रोकल होगा तो ये बन गया मेरे पास ई नॉट बाई ई एम। बेटा यहाँ पर आई सपोज कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि इसमें मैं इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। चलो, तो अब जब मेरे पास ये चीज आ गई तो मैंने यहाँ पे EM की जगह पे लिख दिया E नॉट माइनस EP। ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने कल भी किया था कैपेसिटेंस को फाइंड करते हुए। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ अप्लाई करके हमने ये चीज फाइंड की थी। तो E नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इनकी वैल्यू मैं यहाँ रखी। पोलराइजेशन के में मैंने Q डैश यूज कर लिया, बाकी जगह पे मैंने Q यूज कर लिया, और ये मेरा रिलेटिव परमिटिविटी रहा। यहां से मुझे एक फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने पढ़ा था, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट वी कॉल दिस थिंग एज SiC, स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी। तो आपके डाइलेक्ट्रिक में, आपकी कोई भी बॉडी में, प्लास्टिक की बनी हो या मेटल की बनी हो, इंडक्शन कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है या आपकी जो स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ पर इट विल बी वर्दी टू टेल यू के जो एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू ना SiC या K, वो मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो मेटल अगर आप लोगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी, तो Q डैश इक्वल टू Q। तो मेटल लोगे तो 100% इंडक्शन होगा। वी विल डू इट लेटर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आ गया मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का अगर मैं रिलेशन यहाँ पे फाइंड करूं तो K को फैराडे ने डिफाइन कैसे किया, C/C0। अब इसको जब हमने तोड़ मरोड़ किया तो वी फाउंड, कह रहे भैया ये तो बिल्कुल रिलेटिव परमिटिविटी जैसा ही आ रहा है। हेंस हमारे पास इसकी 3 डेफिनेशंस बन गई। चाहे आप उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, चाहे आप उसको डाइलेक्ट्रिक बोलो, चाहे आप उसे स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी बोलो, दिस इज द सेम। चलो, यहां तक तो मेरे पास हो गया एक कंक्लूजन। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में या चीजों में डायरेक्ट यूज करेंगे कि अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी डाइलेक्ट्रिक इतना है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E बाई दिस। गेम खत्म, कुछ सोचना वोचना नहीं है, ये आ गया। तो इसको मैं फाइंड कर सकता हूँ ये वाले मेथड से भी। यहाँ पे मैं Q डैश की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मेरे सामने आ जाएगा कि ये E नॉट बाई K आ गया। डिराइव नहीं कर रहा हूँ, यू कैन डिराइव इट इफ यू वांट, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो Q डैश की वैल्यू रख के, तो पहुंचोगे तो आप यहीं पे। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। दूसरा मेथड मैंने बोला कि इसको 1 ले लो, और अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 हो गया, तो वहां से भी मैं इस वाले कंक्लूजन पे पहुंच जाता हूँ। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। हाँ बेटा, अब अगर आपको किसी को किसी भी चीज में इसमें डाउट है, आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। इज इट ओके? चलो जी, तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है ओके हो गया। तो नाउ ओनली 15 मिनट्स आर रिमेनिंग बेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा लंबा जाएगा, तो वो 15 मिनट्स में खत्म होगा नहीं, धक्के में खत्म करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट क्लास में आपके पास 2-3 टॉपिक्स रह गए, वो दे विल बी कंप्लीटेड ऑन मंडे। तो मैं क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। हाँ भाई बच्चों, इसी